नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए ये ऑन द शो, जहां जानने को मिलेगा कि कौन सी बड़ी खबरों को आज शो में शामिल किया गया है। पहली खबर डिक्सन और वीवो के जेवी की। डिक्सन और वीवो के जेवी को मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियां मिलकर अब स्मार्टफोन बनाएंगी। ये काफी लंबे समय से एक उम्मीद थी, संभावना थी, जिस पर आज मोहर लगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा। आईपीओ प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए रखा गया। कितना बड़ा आईपीओ है, बाजार के लिए क्या संकेत है, मौजूदा बाजार की परिस्थिति में इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, इसको जानेंगे, समझेंगे। E20 पर सरकार की सफाई, कहा इंजन खराब होने की शिकायत नहीं, हालांकि माइलेज घटने की बात कबूली। क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। एनर्जी सप्लाई का रिस्क फिर उभरा। ईरान युद्ध भड़कने से होर्मुज़ के रास्ते सप्लाई रुकी है, नहीं गुजर रहे जहाज। ऐसे में अगर ये रास्ता फिर इंपॉर्टेंट है, जहाज रुके तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। जापान की गुहार, अपने पेंशन फंड्स को कहा कि करेंसी को सपोर्ट करने के लिए घरेलू निवेश बढ़ाएं। कितना गहरा है जापान का ये संकट और गोल्डमैन की इस पर क्या नई राय निकल कर आई है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और एसके हाइनिक्स की लिस्टिंग है, अमेरिकी शेयर बाजार में आज लिस्टिंग होगी। 26.5 अरब डॉलर जुटाएगी कंपनी। क्या कुछ लिस्टिंग से उम्मीदें हैं, क्या कुछ बाजार देख रहा है, आज इस पर भी विस्तार से चर्चा। केंद्र सरकार ने घरेलू मोबाइल कंपनी डिक्सन और चीन की मोबाइल कंपनी वीवो के ज्वाइंट वेंचर को अनुमति दे दी है। ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत में स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों कंपनियां मिलकर निवेश करेंगी। इस ज्वाइंट वेंचर में डिक्सन की हिस्सेदारी 51% और वीवो की हिस्सेदारी 49% होगी। सर, क्या खास है इस डील में और इस डील को कैसे देखा जाए भारत और चीन के रिश्तों की रोशनी में? शुभम, जो लोग लगातार बोनस पॉइंट के साथ उन्हें याद होगा कि हम बार बार आपसे चर्चा करते थे प्रेस नोट 3 पर। प्रेस नोट 3 को रिलैक्स करेगी सरकार, उसको उदार करेगी, जिसके तहत गलवान के बाद इस पर सख्त शर्तें लगाई गई थी चीन की कंपनियों को भारत में निवेश करने पर। तो ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रेस नोट 3 के तहत पहली मंजूरी, उस मंजूरी के तहत अब भारत में चीनी कंपनियों के सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसलिए काफी बड़ा शिफ्ट है, काफी बड़ा बदलाव है भारत की नीति में चीन के विदेशी निवेश को लेकर। प्रेस नोट 3 उन देशों से आने वाले निवेश पर सख्ती, पाबंदी, शर्तें लगाता था जो भारत की भौगोलिक सीमाओं से जुड़े हुए। और अब वीवो, जो कि भारतीय बाजार में पहले से मौजूद है, हालांकि रिटेल के तौर पर मौजूद और फोन बेचती है, वो डिक्सन के साथ इस परियोजना में करीब करीब 49% की हिस्सेदार होगी और 30,000 करोड़ का निवेश आएगा। यहां से भारत ने एक बड़ी हिचक खत्म कर दी चीनी कंपनियों से सीधे पूंजी लेने की, चीन से सीधे विदेशी पूंजी लेने की। याद कीजिए वो दौर जब बायकॉट चाइना था और चाइनीज ऐप बैन किए जाते थे, वहां से हम कहाँ आ गए और अब हम चीन की मोबाइल कंपनी को भारतीय कंपनी के साथ भारत में मोबाइल बनाते हुए देखेंगे। तो ये पहला क्लियरेंस है। इसका नियम यह था कि नॉन कंट्रोलिंग स्टेक होगा, तो नॉन कंट्रोलिंग स्टेक है। वीवो के पास 49% हिस्सेदारी है, लेकिन डिक्सन के पास 51% हिस्सेदारी रहेगी। डिक्सन कंपनी की व्यवहारिक रूप से मॉडल होगी और अब यहां से भारत में चीन के सीधे विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खुलेगा, क्योंकि ये फैसला या ये मंजूरी एक नजीर है, प्रेसिडेंट बनेगी। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। करीब 11,700 करोड़ रुपए के आईपीओ का प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए रखा जाएगा। आईपीओ के जरिए कंपनी अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रही है। आईपीओ से पहले कंपनी में स्टेट बैंक ने अपनी हिस्सेदारी 1.4% बेच दी है। ये हिस्सेदारी की बिक्री 1655 करोड़ रुपए में होगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसबीआई की हिस्सेदारी 61.86% है। सर, मौजूदा बाजार में कैसे रिस्पांस मिलने की उम्मीद है इस आईपीओ को? ये दो तरह से देख सकते हैं। एक तो एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसके पीछे एसबीआई बैंक है, तो स्वाभाविक रूप से बाजार को इस आईपीओ से उम्मीद भी होगी, अच्छी उम्मीद होगी। ग्रास मार्केट प्रीमियम भी ठीक ठाक दिख रहा है, करीब 75 रुपए प्रति शेयर के आसपास का प्रीमियम है। 11,000 से 11,700 करोड़ के आसपास का इशू साइज दिख रहा है। 20 करोड़ के आसपास शेयर इसमें में जारी होंगे, 20 से 21 करोड़ शेयर जारी होंगे।
महत्वपूर्ण समझना ये है कि ये एक म्यूचुअल फंड एएमसी का आईपीओ है। और ये एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत में फाइनेंशियलाइजेशन की, म्यूचुअल फंड में निवेश की, एसआईपी की, भारत के तमाम लोगों की छोटी बचतों को पूंजी बाजार तक लाने की कहानी है, लाने की स्टोरी है एसबीआई म्यूचुअल फंड। और भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, तो वो इसका श्रेय भी लेता है कि भारत में म्यूचुअल फंड को प्रचार और प्रसार करने की दृष्टि से ये बड़ी मुहिम थी। तो अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीमों में निवेश करते हैं, तो आप इसे ये ऐसे समझ सकते हैं कि जिस कंपनी का आप म्यूचुअल फंड खरीदते थे वो कंपनी अब शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही। तो जो पुराना विधान है बाजारों में निवेश का कि आप उस उत्पाद में पैसे लगाइए जिस उत्पाद को आप खुद खरीदते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। इस बात पर निर्भर करेगा आगे का परफॉर्मेंस, एयूएम कैसा रहता है, एसआईपी के फ्लोज कैसे रहते हैं। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है तो उसे ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी। हालांकि निगाहें जो हमारी उत्सुकता रहेगी वो लिस्टिंग पर रहेगी कि इतने बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी का आईपीओ किस तरह से लिस्ट होता है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कई एमसीज के लिए, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज म्यूचुअल फंड चलाती हैं, उनके लिए बाजार में सूचीबद्ध होने का, लिस्ट होने का रास्ता खुलेगा। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर देश भर में चल रही चर्चाओं और अफवाहों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को सरकार ने E20 कार्यक्रम को लेकर सफाई दी है, साथ में इस कार्यक्रम का समर्थन किया है। सरकार ने बताया कि E20 के इस्तेमाल से इंजन खराबी की कोई शिकायत नहीं मिली है। अकेले मारुति ने 2.5 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियों की सर्विस की है। इसमें 1.5 करोड़ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो E20 के लिए सर्टिफाइड नहीं है। अगर E20 से गाड़ियों के इंजन खराब होते तो अब तक वारंटी को लेकर लाखों क्लेम आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने यह जरूर माना कि E20 के इस्तेमाल से माइलेज पर 3 से 5% का असर पड़ता है। सर, माइलेज कम होता है लेकिन इंजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्या कुछ ये कंफ्यूजन है? कैसे इस मामले को समझा जाए? शुभम, ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम विस्तार से एक अर्थम भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बताएं। पर इस पूरे मामले को आप 3 तरह से समझने की कोशिश करें, और इसमें चूंकि ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है तो ये भी समझना जरूरी। पहली चीज तो ये है कि जो E20 की ब्लेंडिंग है, मतलब 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है ये इसको स्थापित करने के या इसे लाने के 3 बड़े तर्क दिए गए। और आज भी सरकार ने उन तीनों तर्कों के पक्ष में कोई डेटा, कोई आंकड़ा नहीं दिया। पहला तर्क है कि भारत की इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम हो गई कच्चे तेल को लेकर। अगर आप पूरी इस जर्नी को, सफर को देखें, जब से एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हुई, भारत की कच्चे तेल की इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कोई कॉन्क्रीट आंकड़ा नहीं है जो हमें इस बात पर विश्वास करने विश्वास करा सके कि नहीं, हमने एथेनॉल में ब्लेंडिंग में अपनी गाड़ी का माइलेज कुर्बान किया तो उसके बदले भारत के कच्चे तेल के आयात में कमी आई। पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज, सरकार का यह कहना है कि भारत में इससे ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ी है। कोई लिंकेज नहीं दिखता। गन्ना किसानों का बकाया मिलों पर अभी भी 20-21 हजार करोड़ के आसपास खड़ा हुआ है। कोई ऐसा तथ्य, आंकड़ा नहीं है कोई है। और सरकार को कहना चाहिए, सरकार को ये आंकड़े और तथ्य सामने रखने चाहिए थे आज कि इससे किस जगह, किस किसान की कितनी आय में बढ़ोतरी हुई, जो लोग गन्ना उगाते हैं या मक्का उगाते हैं। तो इसका भी कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। सरकार शायद आगे लेकर आएगी। और तीसरी चीज, ये सरकार का तर्क था कि भारत में एमिशंस रिड्यूस हुए हैं। आंकड़े बड़े मिले जुले हैं, कहीं कम हुए हैं, कहीं ज्यादा हुए हैं, कहीं नहीं है। ये कहा जाता है कि ब्राजील की स्टोरी से प्रेरित है, पर हमें ये समझना होगा कि दुनिया के जिन देशों में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल या इस तरीके के प्रयोग किए गए हैं, वहां फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां आ रही हैं और लोगों को ये विकल्प दिया गया है कि वो कौन सा फ्यूल चुने। भारत की इस पूरी नीति के साथ एक सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता का है, जिसके तमाम असंख्य सवाल हैं जो मैंने आपको मुख्य रूप से आंकड़े बताए। कोई आंकड़े, इसके अलावा वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन क्या है, भारत में एथेनॉल का कोई रेगुलेटर नहीं है, ये सारे सवाल इसमें बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि छोटे लोग जिनके लिए माइलेज बहुत महत्व रखता है, जिनकी जो 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का पेट्रोल लगाकर दिन भर चलते हैं, उनकी गाड़ियों के माइलेज की कमी के बदले उन्हें क्या मिला, उनको सीधे तौर पर क्या लाभ मिला। उन्हें ये भी विकल्प नहीं मिला कि वो ऐसा फ्यूल चुने, बल्कि हाल फिलहाल के महीनों में तो तमाम जगह से ये शिकायतें थी कि नहीं, एक ही तरीके का फ्यूल मिल रहा है। तो ये सवाल इस पूरी नीति के साथ बने हुए। इंजन खराब होने के बाद कहीं आई हो तो नहीं आई हो, लेकिन हाँ, सरकार ने यह स्वीकार किया कि इससे माइलेज गिरा है। माइलेज का हिसाब हमें समझना जरूरी है, एक छोटे वर्कर के लिए, छोटे आदमी के लिए, जिसके पास और भारत में उसके खर्च का एक बड़ा हिस्सा फ्यूल की कीमत है।
दूसरी चीज है कि इस इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भी भारत में पेट्रोल तो सस्ता नहीं हुआ, जबकि दुनिया के तमाम देशों से हमें नजीर मिलती है कि इस तरीके की ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई। या भारत की स्थिति देख लीजिए, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। तो नीति तकनीकी तौर पर कागज पर सफल है, क्योंकि भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया, लेकिन जो इसका इसका व्यापक असर है, जो लोगों को समझ में आए कि उनको इस नीति से क्या फायदा फायदा हुआ, वो नहीं दिखता। और माइलेज में कमी बड़ी सॉलिड है, ठोस है, जो सामने दिखती है सरकारी एजेंसियों के भी आकलन में, और आज सरकार ने भी मान लिया। तो ये कुल मोटी तस्वीर है। कोशिश करूंगा कि हम लोग इसको अर्थम में भी एक बार विस्तार से इस पर के आयामों पर चर्चा करें। बिल्कुल, विस्तार से आप अर्थम में इसको समझिएगा। और फिलहाल अभी अगर आपको कुछ इथेनॉल से जुड़ा जानना समझना है तो क्लियर कट एक अर्थम पर हमने किया है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें ये सारी बातें जो अंशुमान जी ने कहा कि किसानों को क्या मिला, ऑयल कंपनियों के लिए कितना महंगा पड़ेगा, सरकार को इसमें क्या हासिल हो सकता है, तेल कंपनियों के आयात पर कितना असर पड़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बे क्या हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान युद्ध फिर से भड़कने की आशंका है। एक बार फिर से एनर्जी सप्लाई का रिस्क पैदा हो गया है। होर्मुज में जहाज़ों पर हमले बढ़ने की वजह से तेल और गैस फर्टिलाइजर के जहाज़ों की आवाजाही फिर घट गई है। साथ में जहाज़ों के लिए इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ी है। होर्मुज में अमेरिकी नियंत्रण वाले रास्ते से गुरुवार को कोई बड़ा कार्गो जहाज़ नहीं गुजरा। कुछ जहाज़ ओमान के रास्ते ज़रूर गुजरे, ओमान से लगता हुआ जो रास्ता है उसके पास गुजरे हैं। सर, ताज़ा अपडेट क्या है वहाँ? परिस्थितियां वहीं लौट आई हैं जो युद्ध विराम कहें या एमओयू से पहले की हैं। आईआरजीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो होर्मुज से कि एक बूंद भी तेल नहीं जाने देगी। लगभग उतना ही आक्रामक रुख है ईरान का, जो लंबे समय बाद, मतलब इस शांति वार्ताओं के बीच में, उसके बाद लौटा है। और अब फिर वही स्थिति है, होर्मुज पूरी तरह बंद है। तेल का, गैस का या बाकी जो फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल है, उनकी आपूर्ति पूरी तरह रुकी हुई है। जो भी थोड़ी बहुत आपूर्ति दिख रही है, वो आपूर्ति केवल होर्मुज के बाहर के हिस्से से हो रही, या ओमान का वो हिस्सा जिसको कि होर्मुज सीधे टच नहीं करता है। संकेत ये भी है कि ईरान ने जो हमले किए हैं मध्य पूर्व के बाकी देशों पर और अमेरिका की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद होर्मुज में ईरान और ज्यादा सख्ती बढ़ा सकता है और माइंस और बाकी चीजें और अपनी जो बोट्स हैं उनकी आवाजाही बढ़ा सकता है। तो होर्मुज खुली ही नहीं थी पूरी तरह, आंशिक रूप से खुलना शुरू हुई थी, वो फिर से बंद हो गई है। इसका असर हमें कच्चे तेल की कीमतों पर, बाकी चीजों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि दुनिया ने पिछले 3-4 महीनों में ये परिस्थिति देख ही ली है तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। सर, एक सवाल तेल के आउटलुक को भी लेकर पूछना चाहेंगे कि तेल का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है? ये होर्मुज पर इतनी बड़ी खबर आई, आवाजाही रुक गई, उसके बाद भी तेल की कीमतों में कोई असर नहीं दिखा। कमज़ोर हैं कीमतें फिलहाल जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तेल की कीमतों में कल हमने उसमें तेजी देखी थी, लेकिन उसके बाद अभी मौजूदा परिस्थिति में जो आपूर्ति बाजार में बढ़ी है सऊदी की बाकी, उसका असर दिखाई दे रहा है। चिंता यहाँ ये है कि इस युद्ध में बार बार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। अगर ये वापस शांति नहीं लौटती और ये पैटर्न हमलों का जारी रहता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ईरान की तरफ से मध्य पूर्व के बाकी देशों पर दोबारा उस तरीके के हमले हो सकते हैं जो हमने शुरुआती दौर में मार्च अप्रैल में देखे थे, जब गैस रिफाइनरीज पर और गैस पर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए गए थे। वहां की स्थिति में फिर कच्चे तेल की कीमतों में वापस तेजी लौटेगी, पर बेहद बेहद उतार चढ़ाव वाली परिस्थिति है और बहुत असमंजसपूर्ण स्थिति है। तो कच्चे तेल के कीमतों के आधार पर आप युद्ध का आकलन नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। बाजार अपने तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ जो रिस्क बनता दिख रहा है, और जितनी तेजी से पिछले 24 से 48 घंटों में शांति की प्रक्रिया टूटी है, वो थोड़ा ज्यादा चौंका रही है। तो इसलिए इस पर निगाहें बनाए रखने की जरूरत है। आज इंस्टॉलेशंस पर हमले अगर दोबारा शुरू हुए तो फिर तेल की कीमतों में तेजी लौट सकती है। जापान ने अपने देश के पेंशन फंड से कहा है कि घरेलू करेंसी को सपोर्ट करने के लिए घरेलू बाजार में निवेश बढ़ाएं। दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड में जापान के पेंशन फंड शामिल हैं और वे दुनिया भर में निवेश करते हैं। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन का कहना है कि जापान की करेंसी में दबाव से कैरी ट्रेड के लिए वैश्विक माहौल 20 साल में सबसे बढ़िया है। गोल्डमैन ने अगले 1 साल के दौरान प्रति डॉलर जापानी येन 165 के ऊपर तक जाने का, इसके टूटने का अनुमान
लगाया है। सर, सबसे पहले तो जापान की ये अपील को कैसे समझा जाए, पेंशन फंड से जो अपील की गई है? और जापान जापान इस समय बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। गोल्डमैन सैक्स का बयान और ये दोनों अपील का भविष्य की दृष्टि से बेहद जरूरी संकेत दे रहे हैं। कुछ बातें कही गई, कुछ अनकही है। जापान की चुनौती यह है कि जापान एक सीमा से अधिक बाजार में दखल नहीं दे सकता। उसे अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को जलाना पड़ता है। और पिछले दिनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी जापानी येन डॉलर की तुलना में लगातार गिरता रहा है। 155 से 165 का फोरकास्ट तो अब आ गया है। 6 महीने का 162 163 का फोरकास्ट है। तो अब जापान का कहना यह है कि बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। देखिए, 2 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो गई। जापान के लोग पैसा वापस लेकर आए, यानी डॉलर लेकर आए। भारत जैसी परिस्थिति लगभग कि आप डॉलर लेकर आए तो हमारी करेंसी को सपोर्ट होगा, क्योंकि हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार झोंककर एक सीमा से अधिक ये इनको नहीं बचा सकते। अब क्यों पेंशन फंड पैसा लेकर आएंगे? क्योंकि जापान में इससे पहले तो जीरो इंटरेस्ट रेट थी, इसीलिए जापान में लोग बचत नहीं करते थे या जापान का पैसा विदेश में निवेश होता था। तो जो धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू हुई है और 1 से 1.5% के आसपास की ब्याज दरें, वो कम से कम अब थोड़ा इंटरेस्ट पॉजिटिव तो बना रही हैं। और इसीलिए जापान की सरकार ने अपील की है कि दुनिया के निवेशक और खासतौर से जो पेंशन फंड दुनिया में पैसा लगाए रखें, वो लेकर आए, उन्हें अब जापान में रिटर्न मिलना शुरू होगा। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक किस्म का स्थायी शिफ्ट है ये, जो जापान की मॉनेटरी पॉलिसी में हमें अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ये गोल्डमैन की जो टिप्पणी है, इसको किस तरह समझा जाए, ये कितनी महत्वपूर्ण है? इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 संकेत एक साथ देती है। ये एक संकेत देती है जापान को लेकर और दूसरा संकेत देती है अमेरिका को लेकर। गोल्डमैन ने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में जापान कैरी ट्रेड के लिए 20 साल में सबसे अच्छा है। ये बेहद दिलचस्प बयान है। ये बता रहा है कि अमेरिका में आने वाले दिनों में ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। इशारा भी ये है कि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा है, महंगाई बढ़ी हुई है। अमेरिका में अगर ब्याज दरें कम नहीं भी होती, तब भी वहां बॉन्ड यील्ड्स 4.5 से 4.6% के आसपास रहेंगी। तो एक इशारा बाजार ये पकड़ेगा कि अमेरिका में जल्दी किसी मॉनेटरी ईजिंग की उम्मीद नहीं है। तभी वो कैरी ट्रेड होगा, जो कि जापान से सस्ता पैसा लाकर अमेरिका में लगाया जा सकता है। दूसरी चीज, गोल्डमैन सैक्स ये कह रहा है कि हालांकि जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, पर वो शायद उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा तेजी से ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जापान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, पूंजी की लागत ज्यादा होगी। यानी अभी भी आने वाले दिनों में भी ये माना जा रहा है, जो गोल्डमैन सैक्स के इस पूरे का बयान को आप डिकोड करें, डिसाइफर करें, और उसने कहा है कि 20 साल में सबसे अच्छा समय है, कि उसका मानना यह है कि अभी भी जापान की ब्याज दर में और अमेरिका की ब्याज दर में एक बड़ा अंतर बना रहेगा, यानी 3% के आसपास का आर्बिट्राज अवेलेबल है। और इसलिए वो कह रहा है गोल्डमैन सैक्स की ये सबसे अच्छा समय है कैरी ट्रेड के लिए। जापान में अभी भी पूंजी अमेरिका से बहुत सस्ती है, ब्याज दर बढ़ने के बाद भी, और इसलिए वहां से पूंजी लाकर बाहर लगाई जा सकती है। वो एक तरह से ये 2 चीजें और प्रेडिक्ट कर रहा है गोल्डमैन सैक्स की कुछ भी कर लिया जाए, जापानी येन गिरता रहेगा। इसीलिए हमने जिससे पहले बात जिस पर चर्चा की, पेंशन फंड्स के से पैसे लाने की बात जापान कह रहा है और निवेश लाने के लिए, तो उसका कहना ये है कि येन गिरता रहेगा और जापान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं होगी जितनी तेज होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ये बड़ी 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 अनोखी सी परिस्थिति है, जो जापान को पूरी दुनिया के मौद्रिक सिस्टम में निगाह में ला रही है। तो इसका फलित यह है कि जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी की राह पर अब आगे बढ़ेगा धीमे धीमे। अब जापान में वो दौर चला गया जब मुफ्त में पैसे मिलते थे। दूसरी चीज है कि येन को गिरने से बचाने के लिए एक सीमा से ज्यादा दखल नहीं देगा जापान। कोशिश करेगा कि निवेश आए और बाजार को निवेश की दृष्टि से आकर्षक बनाया जाए, जिससे कि बाजार में बचत पर ज्यादा बेहतर रिटर्न मिले और दुनिया में जापान की पूंजी फैली हुई है वो वापस जापान में बेहतर इंटरेस्ट रेट के लालच में, बेहतर रिटर्न के लालच में लौटना शुरू हो। ये इसका फलित हमें दिखता है। सर, एक सवाल जापान के इस पूरी क्राइसिस पर कि एक तरफ केंद्रीय बैंक, बॉन्ड यील्ड की हमने कल बात की थी, आज गोल्डमैन का ऐसा बयान आना, पेंशन फंड से अपील, कितना संकट गहरा दिख रहा है जापान की इकोनॉमी में? दरअसल जापान एक दूसरे तरीके की मुश्किल में, एक मुश्किल हमने पिछले दशकों में देखी थी जब जापान में डिफ्लेशन की स्थिति थी, महंगाई नहीं थी, कीमतें नहीं बढ़ती थी, मार्जिन्स नहीं थे, जापान करेंसी छाप कर बाजार में फेंकता था। एक लंबा समय था जब ब्याज दरें जीरो से नीचे रही थी। अब यहां से एक दूसरी परिस्थिति दिखाई दे रही है जहां जापान इन्फ्लेशन में पहुंच गया है, और वो इन्फ्लेशन, एक ऐसा देश जो डिफ्लेशन से लंबे समय तक जूझता रहा, महंगाई का इंतजार करता रहा, वो महंगाई आई तो बड़े व्याकुल करने वाले तरीके से और बड़े
परेशान करने वाले मौद्रिक परेशानी को लेकर। जापान की दुविधा ये है कि येन में कमजोरी के कारण जापान के आयात महंगे हो रहे हैं इस समय, जबकि टैरिफ की चुनौती है अमेरिका के साथ, अमेरिका में माल बेचना महंगा है। ऐसी स्थिति में इंपोर्ट्स महंगा होना जापान की इकोनॉमी को हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनाता है, यानी जो कॉस्ट का एडवांटेज है वो खत्म करता है, जबकि जापान की प्रतिस्पर्धी देशों दोनों कोरिया और चाइना के पास एडवांटेज बना हुआ है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जापान को अपने यहाँ बचतों को बढ़ावा देना देना जरूरी है। लोग आए और पैसा निवेश करें, क्योंकि अभी तक तो जापान में कोई बचत होती नहीं थी, कोई रिटर्न नहीं मिलता था। तो उसके लिए जापान को अपने यहाँ बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए सपोर्ट करना जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि येन की कमजोरी को एक सीमा से अधिक नहीं रोका जा सकता, कोई देश नहीं रोक सकता। भारत ने भी देखिए तमाम कोशिशें की। तो विदेशी मुद्रा भंडार को कितना इस्तेमाल किया जाए, और जितना विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करते हैं करेंसी उतनी ही टूटती जाती है। तो ये तिहरी चुनौती है जापान की अर्थव्यवस्था में। और चौथी तरफ जापान की नई सरकार है जो चाहती है कि खूब ज्यादा पैसा बांटा जाए, वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाए, लोगों के हाथ में फंड्स दिए जाए। तो वो जो नई सरकार है वो और ज्यादा बारोइंग करने को तैयार है, वो चाहती है कि और ज्यादा उसके बॉन्ड्स में निवेश आए। तो निवेश में पैसे आएगा बॉन्ड्स में, अगर रिटर्न नहीं होगा तो अपनी सरकार के खर्च को फिनांस करने के लिए जापान को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी उस कैरी ट्रेड को हिलाएगी जो हमें पिछले वर्षों में दिखाई दिया था। हालांकि गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी ज्यादा तेज नहीं होगी, पर जो दूसरा पक्ष वो मान रहा है कि जापान सरप्राइज दे सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी गोल्डमैन की उम्मीदों से ज्यादा तेज हो सकती है, क्योंकि येन में गिरावट रोकने के लिए जापान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो ब्याज दर बढ़ाए। चीन के केंद्रीय बैंक ने चीन की करेंसी युआन के लिए रोजाना का एक्सचेंज भाव 6.79 युआन प्रति डॉलर तय किया है। 2023 के बाद पहली बार भाव 6.8 युआन प्रति डॉलर के नीचे तय हुआ है। चीन के केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद चीन की करेंसी युआन में तेजी देखने को मिली है। सर, कैसे समझें इस कदम को चीन के? ये भी बेहद दिलचस्प खबर है, आज की इसे समझना जरूरी है। पहली बार लंबे समय बाद चाइना ने अपनी करेंसी को थोड़ा मजबूत होने दिया है। अगर आप पिछले 12 महीनों का चार्ट देखें युआन का, तो आपको दिखाई देगा पिछले 12 महीनों में युआन डॉलर की तुलना में करीब 5.4% एप्रिशिएट हुआ है, ये मजबूत हुआ है। आप माने 2026 में करीब 2% की मजबूती हमें युआन में दिखती है। जो पारंपरिक समझ है, पुरानी समझ है चीन की करेंसी के मामले में, वो यही है कि वो युआन को लगातार कमजोर रखता है, जिससे कि निर्यात में बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन अब जो पॉलिसी शिफ्ट और जो इकोनॉमिक शिफ्ट चीन में दिख रहा है पिछले 1 साल के भीतर, जिसमें एक आंकड़े पर कल हमने आपसे बात की थी डिफ्लेशन कम होने के, चीन की कोशिश है कि युआन को एक सीमा से ज्यादा अधिक डिवैल्यू ना किया जाए। क्योंकि निर्यात की ग्रोथ अच्छी है, 376 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात था, रिकॉर्ड सरप्लस था। तो अब चीन इस कोशिश में है कि वो कच्चे माल के आयात की लागत को कम करे, क्योंकि हल्की फुल्की डिफ्लेशन खत्म होने के बाद इन्फ्लेशन बनने की संभावना दिखाई देती है। तो इस दृष्टि से चीन ने अपने मजबूत निर्यात के बेस पर पहली बार करेंसी को मजबूत होने दिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की इजाजत दी है, जिससे कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो उसको सपोर्ट मिल सके, और जो डोमेस्टिक परचेजिंग पावर है लोग खपत कर सकें, खरीद सके, इसे मदद मिल सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है। इस शिफ्ट का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि चाइना के करेंसी मैनेजमेंट को लेकर पूरी दुनिया में तमाम सवाल उठते हैं। देश में डॉलर की तुलना में युआन में लोग इसलिए ज्यादा पैसा या इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि तरह तरह के कैपिटल कंट्रोल्स हैं, और चाइना अपनी करेंसी को मैन्यूवर करता है और उसे जानबूझकर कमजोर रखता है। यहाँ भी एक हमें दिलचस्प पॉलिसी शिफ्ट दिखता है, और ये एक तरह से चीन का कॉन्फिडेंस बता रहा है ये शिफ्ट कि नहीं, अब निर्यात इतने हो चुके हैं, निर्यात में बढ़ोतरी पर्याप्त है, अब करेंसी को थोड़ा मजबूत होने दिया जाए। एआई कंपनी ओपन एआई में दूसरे नंबर की अधिकारी फिदजी सीमो ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का फैसला लिया है। सीमो फिलहाल ओपन एआई में एजीआई डेवलपमेंट के सीईओ के पद पर तैनात हैं। उन्होंने पिछले साल मई में ही ओपन एआई को ज्वाइन किया था। ओपन एआई को ज्वाइन करने से पहले वे इंस्टाकार्ट की सीईओ थी और उन्होंने मेटा में भी काम किया है। सर, उनका छोड़कर जाना क्या कंपनी पर कुछ असर करेगा? काफी उथल पुथल हो रही है एआई की दुनिया में। हमने देखा गूगल से कुछ लोग छोड़कर गए, बड़े लोग छोड़कर गए, हमने वाई फैक्टर में उसकी चर्चा भी की थी। और अब ओपन एआई से एजीआई की चीफ, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन एआई की तैयारी में है ओपन एआई। अभी हमने ओपन एआई के बारे में कल आपसे चर्चा भी की थी कि उन्होंने अपने नए मॉडल्स जारी किए हैं, अमेरिकी सरकार को इक्विटी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब
ये एक बड़ा डिपार्चर है लीडरशिप का एग्जीक्यूटिव लेवल से, जो ओपन एआई के भविष्य की योजनाओं को, रेवेन्यू को, मार्केटिंग ऑपरेशंस को प्रभावित करेगा। एआई के मामले में महत्वपूर्ण जानना ये कि कंपनी से ज्यादा जरूरी हैं वो लोग जो इतने बड़े कंप्यूट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके नई चीजें और अगले जनरेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार कर सकें। तो ओपन एआई का के एजीआई चीफ का जाने से जो फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट है ओपन एआई में, वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। अभी ये पता नहीं कि वो किस तरफ गई हैं, कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो जहां जाएंगे वहां फिर बाजार में उस तरीके के रुख या अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसे उसका फायदा होता दिखाई देगा। लेकिन काफी उथल पुथल है एआई स्पेस में विशेषज्ञों की दृष्टि से या जो सीनियर स्टाफ है उसको लेकर। कोरियाई चिप कंपनी एसके हाइनिक्स आज अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। लिस्टिंग से पहले कंपनी को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लिस्टिंग के जरिए कंपनी अमेरिकी शेयर बाजार से 26.5 अरब डॉलर जुटाएगी, जो अमेरिका से बाहर किसी कंपनी की तरफ से जुटाई गई सबसे बड़ी रकम होगी। इससे पहले 2014 में चीन की कंपनी अलीबाबा ने 25 अरब डॉलर जुटाए थे। सर, कैसी उम्मीद है इस लिस्टिंग को? कई दृष्टि से एसके हाइनिक्स का एडीआर महत्वपूर्ण है और इसके अपने जियोपॉलिटिकल मतलब भी हैं। और चूंकि एसके हाइनिक्स के लिए फंड्स का और नई तकनीक की संभावनाओं का तो रास्ता है ही। पहले से जियोपॉलिटिकल मतलब समझते हैं। कोरिया की चिप कंपनीज को, खासतौर से जो चिप कंपनी कंपोनेंट्स बनाती हैं, उन्हें लेकर अमेरिका का बड़ा दबाव रहा है कि वो कंपनियां आए, निवेश करें और अमेरिका में चिप्स बनाएं। एसके हाइनिक्स की लिस्टिंग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये कंपनी करीब 26 से 28 बिलियन डॉलर का एडीआर लेकर आई है और अब नैस्डैक में ट्रेड होगी। तो इससे अमेरिका और कोरिया की चिप कंपनियों का जो इंटीग्रेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। ये पहला महत्वपूर्ण फर्क है। दूसरी बात ये कि कोरियन कंपनीज पूरी दुनिया की चिप सप्लाई चेन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वो मेमोरीज बनाती हैं, वो बाकी कंपोनेंट्स बनाती हैं। इस लिस्टिंग से कोरियन कंपनी को अपने अमेरिकी बायर्स के साथ, उसमें एनवीडिया प्रमुख बायर है, उनके साथ करीब से काम करने की क्षमता में मिलेगी। और यह भी माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव रहा तो जो दो महत्वपूर्ण निवेश परियोजना है अमेरिका में, एक सैमसंग की टेक्सास की और एक एसके हाइनिक्स की अरिजोना की, इनमें भी अब नए सिरे से निवेश शुरू हो सकता है। तो कोरिया की चिप इकोनॉमी कंपनियां धीमे धीमे अमेरिका के साथ इंटीग्रेट हो रही हैं और ये उस दिशा में महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सोमवार को नई किस्त के साथ आएंगे। आज बोनस पॉइंट में आपको कुछ चार्ट्स बताने की बात कही गई थी, बट क्लोजिंग के बाद चार्ट के सेटअप अभी हम पूरी तरीके से नहीं देख पाए हैं। 3 चार्ट्स हमने निकाल लिए जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई थी। सोमवार को ये तीनों चार्ट्स, एक आईटी इंडेक्स आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा गया था, आईटी इंडेक्स के चार्ट्स को हम देखेंगे, गोल्ड के चार्ट को हम देखेंगे, निफ्टी और क्रूड, ये चारों चार्ट सोमवार को देखेंगे। फिलहाल बोनस पॉइंट से तो आप दीजिए इजाज़त। अर्थम और चाइना वॉच, 2 नई डोज जो वीकली डोज आते हैं अंशुमान जी की तरफ से, वो तैयार हैं। क्या कुछ उनमें खास है ये जान लेते हैं एक एक करके। सर, पहले अर्थम में क्या खास है? इस बार का अर्थम देखिए, शेयर बाजार में इस उतार चढ़ाव के बीच आप शायद इस सच से वाकिफ नहीं होंगे कि आपका निवेश कैसे कुछ 5-6 स्टॉक्स में जाकर फंस जाता है। भले ही आप स्टॉक ट्रेडर नहीं हैं, भले ही आप स्टॉक में सीधे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी हैं तो भारतीय बाजार में कंसंट्रेशन के शिकार है। और कंसंट्रेशन कितना खतरनाक और गहरा है जो आपको म्यूचुअल फंड के मैनेजर नहीं बताते। और इस कंसंट्रेशन को समझने के लिए आपको बाजार में क्या क्या करना जरूरी है, इस बार के अर्थ में समझिए कि आपकी सिप आखिर कहां फंस गई है। अगर आप अपना कैश स्टेटमेंट देखते हैं और उसमें बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती तो आप ये समझ पाते हैं कि उन स्टॉक्स में तो में पैसा लगा हुआ है जहां कोई ब्रेकआउट नहीं दिखता है। क्या भारतीय बाजार को 5-6 बूढ़ी कंपनियां चला रही हैं जिनके पास अब आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिखती है? इस तरीके के बड़े गहरे सवाल जो आपके निवेश को सीधे प्रभावित करते हैं, इस बार के अर्थ में देखिए ये बातें शायद आपने इस तरह से बाजार में निवेश को नहीं देखा होगा। और हाँ, उसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि इस कंसंट्रेशन से इन 5-6 स्टॉक्स में सबका पैसा लगे होने से, सबका मतलब आपका भी पैसा लगा है, एफएनडो वाले का भी लगा है, एफपीआई का पैसा भी लगा है, ईपीएफओ का भी लगा है, एलआईसी का भी लगा है, इनसे इसका असर, क्योंकि इसका असर एक बार थोड़ी सी गिरावट के कारण आपके पोर्टफोलियो पर जो असर होता है उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये था इस बार का अर्थम। जरूर देखिए और भी। भारत का शेयर बाजार एक सीमित दायरे में क्यों फंसा है? क्या वजह है कि भारत के ब्लू चिप स्टॉक्स ने
पिछले 3 साल में 5% रिटर्न भी नहीं दिया है। क्या भारत के पास ऐसे स्टॉक्स हैं भी जो निफ्टी को 26,000 से ऊपर ले जा सके? या भारत का बाजार उन बूढ़ी कंपनियों के हवाले है जिनके पास ब्रेकआउट लाने का दम ही नहीं है? और हाँ, क्या आपकी 6 SIP 6 ट्रेड हैं या एक ही ट्रेड के 6 चेहरे हैं? हर महीने 30,000 करोड़ की SIP वाले कहीं ऐसे रथ पर तो सवार नहीं है जिसका पहिया धंसा हुआ है। आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको क्या नहीं बताता है? सेबी आपको इस सबसे बड़े खतरे से आगाह क्यों नहीं करती? अगर आपको अपने निवेश की फिक्र है तो कागज कलम लेकर इस बार का अर्थम देखिए। आप एक बड़े जोखिम से बच जाएंगे जो कभी भी आ सकता है। चलिए, तो अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, शेयर बाजार में निवेश करते हैं, नहीं भी करते हैं, तब भी ये अर्थम कागज कलम के साथ जरूर देखिए। सर, चाइना वॉच में क्या खास है? चाइना वॉच को आप सबकी का समर्थन मिला, प्रोत्साहन मिला, प्रतिक्रियाएं मिली, इसके लिए बोनस की टीम आपकी आभारी है। इस बार के चाइना वॉच में हम आपको एक तो बताएंगे कि चीन की रक्षा तैयारियां किस स्तर तक पहुंच चुकी हैं और कौन सा एक ऐसा मिसाइल टेस्ट है जो चीन ने इन तमाम उथल पुथल के बीच किया और जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था की कुछ भीतरी खबरें जो शायद आपको सुर्खियों में पता नहीं चलती। चीन के भीतर कुछ और AI में नया काम हो रहा है, एक नया कानून लागू हो रहा है इस हफ्ते से चीन में। वो कानून क्या बदल देगा चीन में AI को लेकर, रोबोट्स को लेकर चीन क्या कर रहा है और चीन के बाजार का भी सफर जो हर बार हम चाइना वॉच में करते हैं। तो संडे शाम 7 बजे आप चाइना वॉच देखिए। अभी कुछ ही, अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आप कुछ ही देर में अर्थम देखिए, अदरवाइज रविवार की सुबह अर्थम यूट्यूब पर आएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मंडे को आता हूँ बोनस पॉइंट के साथ। नमस्कार।